उसमें बेसिकली हम देखेंगे लैब रिपोर्ट, थीसिस या आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो उसका मेन क्या सेक्शंस होते हैं और उनको लिखने का पर्पस क्या है। सबसे पहले पर्पस क्या है उनको लिखने का, आप सबको अंडरस्टूड होना चाहिए। जब हम कोई लैब रिपोर्ट लिख रहे हैं या कोई थीसिस लिख रहे हैं या कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो फर्स्ट हमारी डिज़ायर क्या होती है कि हमने जो प्राइमरी रिसर्च की है, ठीक है, या जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हम उनका जो है जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको दुनिया के सामने प्रेजेंट करें, ठीक है, यानी जो हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं हम उनको प्रेजेंट करें। लेकिन हमारे पास हमेशा ये फील्ड स्पेसिफिक वर्क होता है, एक पर्टिकुलर फील्ड में हम ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास चाहे लैब रिपोर्ट हो, चाहे रिसर्च आर्टिकल हो, चाहे रिसर्च थीसिस हो, इसमें जो है एक तो हमारी राइटिंग इस तरह की होनी चाहिए जो डिस्क्रिप्टिव हो और फैक्ट्स को बयान करे, ठीक है, और दूसरी एनालिटिकल भी होनी चाहिए, परसुएसिव भी, यानी वो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी हमने डिस्क्राइब भी करना है, एनालाइज भी करना है, फैक्ट्स भी बताने हैं और अपने राइटिंग को इंटरेस्टिंग भी बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये बेसिकली क्या बताते हैं कि एक्यूरेटली रिपोर्ट करते हैं जो रिसर्च हो चुकी हुई है, और साथ साथ ये रीडर को कन्विंस भी करते हैं कि जो रिसर्च हुई है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। ना सिर्फ हमने रिजल्ट को सिंपल रिपोर्ट कर देना है जो हमारे रिसर्च के आएंगे, बल्कि हमने रीडर को कन्विंस भी करना है। अब हमने कन्विंस किस तरह से करना है कि हमने साथ जो है उसकी रीजनिंग देनी है, ये रिजल्ट्स क्यों है और आगे इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। और ताकि जो भी हमारा रीडर है वो इससे कन्विंस हो जाए कि ये साइंटिफिक जो नॉलेज है उसमें एक अच्छी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि इसकी ऑडियंस कैसी होती है। अगर तो आप जो है वो एज अ स्टूडेंट थीसिस लिख रहे हो, ठीक है, या एज अ स्टूडेंट कोई लैब रिपोर्ट लिख रहे हो, तो आमतौर पे आपके जो प्रोफेसर होंगे या जो भी कोई टीचिंग असिस्टेंट कोई भी होंगे वो मेनली इसका कंसर्न होंगे, ठीक है। तो और लैब रिपोर्ट वो जस्ट रीड करेंगे। लेकिन अगर आप कोई जो है पेपर लिख रहे हो, ठीक है, कोई रिपोर्ट राइट इस तरह से कर रहे हो, इंटरनेशनली आपने उसको सबमिट वो पब्लिश करना है, तो फिर जो उसकी ऑडियंस होगी वो ज़्यादा ब्रॉडर हो जाएगी, ठीक है। और वो जो है कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जिस जर्नल को आप सबमिट करें उसका एडिटर, फिर आगे वो जिनको रिव्यू करने के लिए भेजेगा पीयर रिव्यूअर्स वो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्पेशलिस्ट जो होंगे उस खास डिसिप्लिन में, जिस तरह अगर आप केमिस्ट्री में जो है करते हो नेचुरल प्रोडक्ट्स पे या वाटर प्योरिफिकेशन पे या आप जो है नैनो पार्टिकल्स पे, तो वही उस नेचुरल प्रोडक्ट्स पे करते हो तो नेचुरल प्रोडक्ट के स्पेशलिस्ट सारे उसको पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स पे करते हो तो उस फील्ड के सारे स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर आप देखते हो कि आपके पास नैनो पार्टिकल्स वाले या नैनो वाली कोई फील्ड है तो उससे स्पेसिफिक लोग होंगे जो उसको रीड करेंगे, ठीक है। तो आम तौर पे ये जो है जर्नल और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनको भी एड्रेस करता है, लेकिन ज़्यादा फोकस इसका पर्टिकुलर उस फील्ड पे होता है जो उस जर्नल को पढ़ने वाले रीडर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ऑडियंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। जैसा हमने जो है पीछे देखा था फॉर्मेट, जब हमने रिव्यू पेपर पढ़ा था उसका फॉर्मेट क्या था, इंट्रोडक्शन था, फिर उसके बाद मेन बॉडी थी रिव्यू पेपर में, ठीक है, और मेन बॉडी में हेडिंग्स सब हेडिंग्स थी और एंड पे कंक्लूजन था, ठीक है। और जो है ये हम कहते थे, हमने ये कहा था कि ये बेसिकली रिव्यू का मेन पोर्शन होगा। तो लेकिन जब हम रिव्यू की बजाय रिसर्च आर्टिकल की या हम जो है किसी रिसर्च पेपर की या लैब रिपोर्ट की या रिसर्च थीसिस की बात करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली इसका जो फॉर्मेट होगा वो बेसिकली जो साइंस जर्नल्स फॉलो करते हैं वही होगा, यानी इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, ये पोर्शन इसमें मेनली आएंगे, ठीक है। जो यही वही वही पोर्शन है जो लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस हो रहे थे, एक बच्ची ने पूछा था, फिर आगे आगे आप लोगों ने गेस किया था। तो जी ये बेसिकली इम्ब्रॉड इसको कहते हैं, ठीक है, इम्ब्रॉड फॉर्मेट, ठीक है। और ये जो है बेसिकली इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड भी कह सकते हैं, सिंपल मेथड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, और मेथडोलॉजी भी कह सकते हैं। एम जो है उसको शो कर रहा है, रिजल्ट्स आर, और फिर आगे ए जो है एंड, और एंड पे डिस्कशन, ठीक है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो ये बेसिकली फॉर्मेट होता है जो फॉलो किया जाता है। जिस भी आर्टिकल में आपको ये फॉर्मेट नज़र आएगा, यानी जो है मेथड्स भी हों, रिजल्ट्स भी हों, डिस्कशन भी हो, या रिजल्ट्स एंड डिस्कशन बाज़ दफ़ा एक ही पोर्शन भी बनाया होता है, ये पोर्शन हो तो वो हमेशा रिसर्च आर्टिकल होगा, वो रिव्यू आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है।
ये टेबल बेसिकली जो है अब किसी लैब रिपोर्ट के रिसर्च पेपर के सेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, और आगे उनको लिखने का पर्पस क्या है और आपने उसमें कौन सी क्वेश्चन है जिनके आंसर करने होते हैं जो ज़रूरी होते हैं किसी भी अच्छे रिसर्च पेपर के लिए या लैब रिपोर्ट के लिए, ठीक है। अब जो इंट्रोडक्शन अगर आप लिख रहे हो तो उसका पर्पस क्या है लिखने का, बेसिकली कि वो टॉपिक ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इंट्रोड्यूस करवाता है, उनकी इंपॉर्टेंस बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है, सेंट्रल क्वेश्चन या हाइपोथेसिस है, उसको ये इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है रेलिवेंट लिटरेचर उसके बारे में बताता है, कोई गैप प्रेजेंट है या नहीं है उसके बारे में ये बताता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। और जो है आपने यहाँ पे बेसिकली किन क्वेश्चन को आंसर करना होता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है काम की, ठीक है, और आपने ये काम क्यों लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए या रिसर्च के लिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने इंट्रोडक्शन में दे देने होते हैं। नेक्स्ट आता है मटीरियल एंड मेथड। अब इंट्रोडक्शन में आपने ये तो बता दिया कि आपने क्या करना है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मटीरियल्स एंड मेथड्स में आप बताते हो आपने कैसे करना है, ठीक है, यानी आपने जो रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया, जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर यूज़ किया, उसको स्टेप बाय स्टेप उसकी डिटेल्स आप बताओगे, ठीक है। और ये जो है इसको आपने यहाँ पे बेसिकली किन क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, किन क्वेश्चंस का ध्यान रखना होता है बेसिकली कि कोई और अगर आपके काम को रिपीट करना चाहे तो वो किस तरह से रिपीट कर सकता है। एक बात याद रखनी है, जो साइंटिफिक वर्क है हमेशा वो रिप्रोड्यूसेबल और रिपीटेबल होना चाहिए। जो आपके रिजल्ट्स आ गए हैं एक दफ़ा उन वो रिजल्ट्स आपको दोबारा मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है हमेशा। रिजल्ट्स में बेसिकली क्या होता है, आपने जो भी आपको जो है वो फाइंडिंग्स हुई हैं उससे ख़ास एक्सपेरिमेंट की आपने उनको रिपोर्ट कर देना है उन इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स को, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रिपोर्ट करने के साथ साथ फिगर्स और टेबल्स भी बनानी होती हैं, ठीक है। और साथ आपने बताना क्या होता है, कौन से क्वेश्चन को एड्रेस करना होता है कि एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप जो अपनी रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें आप जो तमाम रेलिवेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको कितना एफिशिएंटली आप रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अपने रिपोर्ट में या अपने रिसर्च पेपर में। तो रिजल्ट्स में बेसिकली आपने ये दो चीज़ें शो करनी होती हैं, इन दो क्वेश्चंस का आपने एड्रेस करना होता है। अब नेक्स्ट जो डिस्कशन है लास्ट पोर्शन, उसमें बेसिकली क्या करना होता है कि रिजल्ट्स आपने डिस्क्राइब रिजल्ट्स में कर दिए या उनको समराइज करना होता है, और उसके बाद आपने टेंटेटिव कंक्लूजन्स निकालने होते हैं सबसे पहले अपने रिजल्ट्स को देख के। फिर उसके बाद आपने उन रिजल्ट्स पे कमेंट करना होता है, ठीक है। और कमेंट किस तरह से करना होता है, आपने इनको रिलेट करना होता है उस रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस जिसको आप स्टार्ट में लेके चले थे। फिर उसके बाद कोई जो दूसरों ने काम किया हुआ है, अदर साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है, उनके रिजल्ट्स सपोर्टिंग है या कंट्राडिक्टिंग है, आपने वो एविडेंस के तौर पे पेश करने होते हैं कि फलां ने ये काम किया उसका भी इसी तरह का रिजल्ट आया, आगे उसका रेफरेंस दोगे, ठीक है, यानी सपोर्ट करोगे, या फलां ने ये काम किया उसका ये रिजल्ट नहीं आया लेकिन मेरा ये रिजल्ट आया, फिर आगे उसका भी रेफरेंस दोगे, ठीक है। अब अगर तो या सपोर्टिंग आ रहे हैं या कंट्राडिक्टिंग आ रहे हैं, दोनों केसेस में आप फिर रिफाइनमेंट्स को सजेस्ट कर सकते हो कि ये जो रिजल्ट्स हैं मज़ीद रिफाइन हो सकते हैं। फिर या आप उसके एप्लीकेशन सजेस्ट कर सकते हो कि ये जो रिजल्ट्स हैं इसकी ये एप्लीकेशन हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप पॉसिबिलिटीज बता सकते हो कि इसमें फर्दर स्टडीज़ की पॉसिबिलिटी क्या है, आमतौर पर डिस्कशन में ये बतानी होती हैं कि फर्दर स्टडीज़ की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। और यहाँ पे आपने जो है बेसिकली डिस्क्राइब क्या करना होता है, कौन से क्वेश्चन माइंड में रखने होते हैं कि आपने क्या ऑब्टेंड किया, ठीक है, आपने क्या अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑब्टेंड किए या नहीं किए, अगर किए ठीक है तो क्यों वैसे आए, अगर नहीं किए तो क्यों नहीं आए, दोनों बातों को एड्रेस करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका जो कंक्लूजन है, जो आप कंक्लूजन ड्रा कर रहे हो वो आपके टॉपिक से कैसे रिलेट करते हैं, यानी वही बात जो मैंने पहले बात बताई कि आप हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही हैं आपके रिजल्ट्स या नहीं, ये आपने ये चीज़ बतानी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपकी जो स्टडी है या आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है या दूसरे इससे आगे क्या फर्दर कर सकते हैं, या आपने डिस्कशन में सारा जो सजेस्ट करना होता है, यानी आपका डिस्कशन जो है वो एंड इस तरह से होनी चाहिए कि आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बताओ, आप उसमें नेक्स्ट क्या रिसर्च हो सकती है वो बताओ और फिर अपनी बात को कंक्लूड करो वहाँ पे, ठीक है, यानी आप वहाँ पे एंड करो बात को। एक प्रॉपर कंक्लूजन आमतौर पे हमेशा अलग से होता है, लेकिन यहाँ अभी तक हमने जो पोर्शन पढ़े हैं मेनली ये मेन पोर्शन हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि जो आप रिसर्च थीसिस लिखते हो, ठीक है, जो रिसर्च थीसिस है उसमें जो एडिशनल चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन के बाद वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का होता है।
क्योंकि वो जो है ज़्यादा पेजेस वाली चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा पेजेस पे आपने उसको कवर करना होता है, तो इसलिए एक्सटेंसिव उसमें आपने राइटिंग करनी होती है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन वहाँ पे बहुत शॉर्ट होता है। और लेकिन जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक अलग से चैप्टर ऐड होता है वहाँ पे। तो ये मेन डिफरेंस है, आप कह सकते हो एक लैब रिपोर्ट में और एक रिसर्च थीसिस में एक मेन ये डिफरेंस है, ठीक है। और यही डिफरेंस जो है आगे इसको थीसिस को इससे भी डिफरेंट करता है जो आपका रिसर्च पेपर है, ठीक है। तो यानी जो उसका भी पैटर्न तो ये इमराड वाला ही होगा, लेकिन एडिशनल उसमें क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्शन के बाद जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो अलग से एक चैप्टर के तौर पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली टेंटेटिव कंक्लूजन का मतलब ये है, आप अपने रिजल्ट्स को देखते हुए जो कंक्लूजन निकालोगे वो टेंटेटिव ही होगा, जब तक कि आप उसकी सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं दोगे, आप लिटरेचर से कोई सपोर्ट उसको प्रोवाइड नहीं करोगे, तो वो फाइनल कंक्लूजन नहीं होगा। अगर लिटरेचर का डाटा उसको सपोर्ट करता है तो भी आप वहाँ से डाटा प्रोवाइड करोगे, अगर वो कंट्राडिक्ट करता है तो भी आप वहाँ से लिटरेचर से डाटा प्रोवाइड करके फिर आगे उसकी रीज़न दोगे कि वाई और वाई जो है वाई नॉट, अगर ये हुआ तो कैसे हुआ, उस लिटरेचर जैसा रिजल्ट आ गया, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ठीक है, लिटरेचर जैसा क्यों नहीं आया, फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है कंक्लूजन अपने पूरे ड्रा करोगे जब आप जो है लिटरेचर से उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दोगे, पहले जो लोगों ने काम किया हुआ है उसका एविडेंस प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो अब आपका फाइनल कंक्लूजन आएगा। और वो फाइनल कंक्लूजन ओवरऑल पूरे टॉपिक को कवर करते हुए आप चैप्टर के या चैप्टर के कह रही हूँ सॉरी, आप इसके जो आपका होता है रिसर्च पेपर या आपकी लैब रिपोर्ट, आप उसके एंड पे लिखते होते हो, इवन थीसिस में भी आप एंड पे कंक्लूजन लिखते होते हो कि पूरे आपके स्टडी का क्या कंक्लूजन है। और ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो आपका रिसर्च थीसिस है वो भी एक फुल फ्लेज बुक है जिसको आप पब्लिश कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर भी हम सारी इन्फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान रखते हुए, इन्फॉर्मेट्स का ध्यान रखते हुए उसको जो है केयरफुली लिख रहे होते हैं। चाहे वो लैब रिपोर्ट है वो भी आपकी एक पब्लिकेशन है, ठीक है, आपका वो रिसर्च थीसिस है वो भी आपकी एक पब्लिकेशन है, और आप जो है रिसर्च पेपर अगर कर रहे हो तो वो तो आपकी वो भी पब्लिकेशन है, ठीक है। बच्चों इसमें इसकी असल एग्जांपल ये है जिसमें आप लोगों ने सर्वे किया है, ठीक है। तो आप जो है वो वहाँ पे एक जो है हिस्टोरिकल एनालिसिस कर रहे थे ना कि इस स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक रीजन में लोगों का एक स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। या आप जो है किसी स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में या किसी स्पेसिफिक फील्ड ऑफ द साइंस के बारे में कोई थ्योरी डेवलप कर रहे हो, तो आप जब थ्योरेटिकली किसी चीज़ पे काम कर रहे हो तो अब आप एक्सपेरिमेंटल पोर्शन वहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो आप जो है वहाँ पे बेसिकली क्या करते हो, थ्योरेटिकल कर रहे हो या हिस्टोरिकल काम कर रहे हो, आप खुद उसके जो है मुख्तलिफ पार्ट्स बनाते हो, आप जो है जो मुख्तलिफ फंक्शनल हेडिंग्स बनाते हो, जिसमें आप यहाँ पे बनाओगे कि आपने सर्वे डिज़ाइन किया, सर्वे क्वेश्चंस बनाए, ठीक है, क्वेश्चनरीज फिर आपने जो आगे डिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है, यानी उस तरह से इसमें जो है मटीरियल्स एंड मेथड्स वैसे नहीं आएंगे जैसे आपके एक एक्सपेरिमेंटल वर्क में आते हैं। ये डिफरेंस आप सारा पढ़ चुके हुए हो पहले कि आपके जो मुख्तलिफ तरह की रिसर्च है उनमें डिफरेंस क्या है, और उस तरह के आप पेपर भी सर्च कर चुके हुए हो। तो जो है ना ये पेपर्स मैं आप सजेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा फिर उसको देखो आप लोग, ठीक है। बल्कि मैं देखती हूँ जो मैंने चेक किया मैं उनमें से आपको शेयर करती हूँ जो बेस्ट एग्जांपल इसको शो कर रही हैं, आप लोग उनको देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी फिर मज़ीद, ठीक है। तो अगर आपका सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल या सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल पेपर है तो फिर उसमें इम्ब्रॉड फॉर्मेट नहीं आएगा, बल्कि उसके अंदर भी हेडिंग्स सब हेडिंग्स बनेंगी और आप जो है सपोर्टिंग जो है एविडेंस दोगे, उसके लिए आप ऑब्जर्व फिनोमेना को बयान करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से उसका फॉर्मेट चलेगा, ये बेसिकली कहने का मतलब है। आमतौर पे जो मैथ की फील्ड के पेपर होते हैं ना उसके अंदर ये होता है, जब आप थ्योरी को डेवलप कर रहे हो उसमें मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई करके फिर कैलकुलेशंस कर रहे हो सारी, ठीक है, तो उसमें ये काम किया जाता है बेसिकली कि जस्ट मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करके तो सारी की सारी कैलकुलेशन करके कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, वहाँ लाजमी नहीं है साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली है कि वहाँ पे आप क्योंकि कोई थ्योरी डेवलप कर रहे हो तो जो है आप इस तरह का काम कर रहे हो। फिर अगर आप कोई हिस्टोरिकल चीज़ बता रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ की हिस्ट्री बयान कर रहे हो, किसी साइंटिस्ट की हिस्ट्री बयान कर रहे हो, तो वो भी आपका एक रिसर्च पेपर ही है, लेकिन आप उसके अंदर मटीरियल्स एंड मेथड्स की हेडिंग नहीं दोगे, ठीक है। हम क्योंकि केमिस्ट्री के हैं हमारा वास्ता एक्सपेरिमेंटल पेपर से ही ज़्यादा पड़ता है या एक्सपेरिमेंटल्स के ऊपर जो रिव्यू लिखा होता है उससे ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए हमें यही ज़्यादातर पता होता है कि इम्ब्रॉड फॉर्मेट होगा या नॉन इम्ब्रॉड फॉर्मेट होगा, यानी एक्सपेरिमेंटल पेपर होगा या रिव्यू पेपर होगा। लेकिन रिसर्च पेपर नॉन एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है, ये आप लोगों ने पहले सारा पढ़ा हुआ है, आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए।
जिस तरह आप लोगों ने खुद सर्वे किया हुआ तो वो आपकी रिसर्च थी, ये नहीं कि वो आपकी रिसर्च नहीं थी। ये जो पॉइंट्स हैं इसमें बेसिकली डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट्स बताए हुए हैं जो एक लैब रिपोर्ट की और एक रिसर्च पेपर के बिटवीन होंगे, ठीक है। तो जो हमारा आमतौर पे लैब रिपोर्ट है उसका स्कोप जो है वो कम होता है, ठीक है। रिसर्च पेपर का स्कोप जो है वो ब्रॉड होता है, कम्प्लेक्सिटी उसकी ज़्यादा होती है इसलिए, ठीक है। और अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, जो उसका सब्जेक्ट होगा, स्कोप होगा और जो स्टाइल होगा लैब रिपोर्ट का, उसमें यूजुअली जो है लैब रिपोर्ट इसलिए उसे कहते हैं कि वो एक लैब का एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है या उसी को ही रिपीट करके जो है हम रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिसर्च पेपर है उसमें सीक्वेंसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को हम बार बार करके, ठीक है, एक सेम फील्ड के भी और डिफरेंट फील्ड्स के भी एक्सपेरिमेंट को एक ही सेम टॉपिक के ऊपर हम बार बार करके फिर उनके रिजल्ट्स लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसका जो है वो स्कोप भी ब्रॉडर होता है, ठीक है, ये जो है डज नॉट जो है नेसेसरली रिलेट टू एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो वो भी मैटर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, यानी इसके अंदर डेफिनेशंस आ सकती हैं, इसके अंदर न्यू रिसर्च मेथड्स आ सकते हैं, ठीक है, इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो रिसर्च पेपर का जो स्टाइल है वो मोर एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू लैब रिपोर्ट के, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है एनालिसिस का कॉन्टेक्ट जो है बेसिकली, यानी हमने जो रिजल्ट्स आ गए उनको एनालाइज कैसे करना है। तो लैब रिपोर्ट में बेसिकली शॉर्ट इंट्रोडक्शन और शॉर्ट रिव्यू होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी लैब रिपोर्ट लिखने के लिए दी जाती है तो उसका आपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख देना है। लेकिन रिसर्च पेपर में हमेशा एक थॉरो इंट्रोडक्शन होता है, थॉरो एक बैकग्राउंड दिया जाता है, ठीक है, और कंप्रीहेंसिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर दिया जाता है। यानी आपने उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो बैकग्राउंड से देना होता है रिसर्च पेपर में सारा, और साथ अपने रेफरेंसेस देने होते हैं, ठीक है। यानी दूसरों के वर्क को आपने प्रॉपरली इंटरप्रेट करके तो साइट करना होता है। और उसके बाद जो है जो लैब रिपोर्ट है वो स्पेसिफिक डाटा ऑफ द स्टडी को जो है एलेबोरेट करती है, ठीक है, या एक्सपेरिमेंट एक ही किसी खास एक्सपेरिमेंट को डील करती है। लेकिन जो आपका रिसर्च पेपर है वो ज़्यादा ब्रॉडर एक्सपेरिमेंट्स को डील करता है।